भारत के मध्य प्रदेश की सबसे सिक्योर जेल से इन 8 कैदियों का भागना यह पहली बार नहीं था। 3 साल पहले इन्होंने इससे भी बड़े जेल ब्रेक को अंजाम दिया था। यह था दूसरी बार। इस बार की कोशिश पहले बार से भी ज्यादा घातक तथा खतरनाक थी। ये न सिर्फ जेल से भागने में सफल हुए बल्कि रास्ते में आने वाले 2 गार्ड की जानें ली। सेल के कॉरिडोर से होकर गुजरने वाले कई दरवाजे थे। इन्होंने हर दरवाजे के ताले कैसे ओपन किए किसी को नहीं पता। आखिर में सबसे बड़ा सवाल था, अगर वे किसी तरह सेल से बाहर निकल गए तो इतने ऊंचे 30 से 35 फीट ऊंची दीवार को कैसे पार कर गए। स्टोरी की शुरुआत हुई साल 2016 से। यह वह अवधि थी जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सामान्य दिनों की तरह अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। लेकिन शहर के एक सिक्योर तथा कंट्रोल्ड एरिया में स्थित भोपाल सेंट्रल जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी। ऊंची दीवारों से घिरी, कटीले तारों से सुरक्षित, वॉच टावर से निगरानी में रखी गई, जहाँ हर कदम दर्ज होता था और हर सांस पर सिस्टम की नजर रहती थी। इस जेल का बी ब्लॉक, जिसे हाई सिक्योरिटी विंग कहा जाता था, सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता था और इसी हिस्से में बैन ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट इस्लामी मूवमेंट ऑफ इंडिया के 29 मेंबर बंद थे, जिन पर जयपुर तथा अहमदाबाद जैसे हॉरिफाइंग बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व होने के गंभीर आरोप थे। इन 29 बंदियों को सामान्य कैदियों से पूरी तरह अलग रखा गया था, क्योंकि वर्ष 2013 में खंडवा सेंट्रल जेल से इनके कुछ सदस्य फरार हो चुके थे और उन्हें पकड़ने में लंबा समय लगा था। इसलिए भोपाल में उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लगभग इम्पेनेट्रेबल बना दिया गया था। बी ब्लॉक के भीतर 3 अलग अलग बैरकों में इन कैदियों को बांटा गया था। 2 बैरक में 3-3 और एक में 2, ताकि वे एक साथ अधिक समय तक इकट्ठा न हो सकें। बातचीत लिमिटेड रहे और प्लान बनाने का मौका कम रहे। उनकी दिनचर्या सख्ती से तय थी। सुबह लगभग 2.5 घंटे और शाम को 1 घंटे। कुल मिलाकर 3.5 घंटे उन्हें सेल से बाहर निकलने की परमिशन मिलती थी। इस दौरान भी 2-2 सिक्योरिटी पर्सनल हर बंदी पर नजर रखते थे। किसी अन्य कैदी से बात करना मना था। भोजन सीधे उनके सेल में पहुंचाया जाता है। इन्हीं सीमित घंटों में बंदियों के बीच बातचीत शुरू हुई। इन सब के सेंटर में एक नाम था, अबू फजल। पेट्रोलिंग के समय को नोट करता था। गार्ड की चाल, उनके रुकने के सेकेंड, उनकी थकान, उनकी आदतें, सब कुछ उसकी यादों में दर्ज हो रहा था। हथियार उपलब्ध नहीं थे, न लोहे की छड़े, न कोई धातुदार वस्तु, लेकिन हर दिन भोजन के साथ स्टील का चम्मच और कभी कभी स्टील का ग्लास उनकी सेल तक आता था। दीवार के खुरदरे हिस्से से, पत्थर के किनारे से चम्मच को रगड़ा जाने लगा। यह काम तेजी से नहीं हो सकता था। हर आवाज जोखिम थी, हर खरोच शक पैदा कर सकती थी, इसलिए यह प्रक्रिया धीमी थी। धीरे धीरे चम्मच का किनारा नुकीला होने लगा। प्लानिंग की दूसरी कंडीशन थी ताले। बी ब्लॉक के ताले मजबूत थे, चाबी के बिना खुलना असंभव था। कहा जाता है कि फजल ने प्लास्टिक जैसी सामग्री से, संभवतः टूथब्रश या अन्य वस्तु से, ताले की बनावट को समझते हुए एक चाबी तैयार करने की कोशिश की थी। यह कोशिश कई बार फेल हुआ, लेकिन असफलता ने प्रयास नहीं रोका। हर दिन ताले की स्ट्रक्चर को समझा गया, हर क्लिक की आवाज याद की गई। ग्रुप के अदर मेंबर भी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे थे। किसी को पेट्रोलिंग का समय याद रखना था, किसी को दीवारों की ऊंचाई का अनुमान लगाना था, किसी को अवेलेबल चादरों और कंबलों की संख्या गिननी थी। धीरे धीरे रस्सी बनने का विचार भी बन रहा था। दिन गुजरते गए, प्लानिंग लेयर बाय लेयर तैयार होती गई। हर दिन नॉर्मल बिहेवियर दिखाना भी योजना का हिस्सा था। 31 अक्टूबर की तारीख नजदीक आई। रातों की गिनती शुरू हो चुकी थी। फजल ने पेट्रोलिंग के समय का सटीक अनुमान लगा लिया था। उसे पता था कि किस समय कौन सा गार्ड बी ब्लॉक के सामने से गुजरता है, किस समय नींद का दबाव अधिक होता है। आधी रात के बाद प्रिजन कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। बी ब्लॉक के भीतर रोशनी मंद थी। फजल ने अपने बनाए टूल्स को आखिरी बार चेक किया। ताले की नकली चाबी को धीरे से घुसाया, ताला खुल गया, लेकिन बाहर निकलना अभी बाकी था। यह सिर्फ पहला दरवाजा था। उसके कान हर आहट पर चौकन्ने थे। कदमों की आवाज करीब आई। यह ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के कदम थे। प्लानिंग का सबसे जोखिम भरा मोमेंट सामने था। टूल्स तैयार थी, बाकी मेंबर अपने अपने स्थान पर अलर्ट थे। किसी भी सोर्स से पूरी प्लानिंग बेकार हो सकती थी। रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल
कांस्टेबल रमाशंकर यादव बी ब्लॉक की नियमित जांच करते हुए आगे बढ़े। यह वही समय था जिसे कई दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद चुना गया था। जैसे ही वे सेल के सामने पहुंचे, अंधेरे में छिपी परछाई ने अचानक स्पीड पकड़ी। पीछे से किए गए हमले ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। स्टील के चम्मच से बनाए गए धारदार औजार से वार किया गया। आवाज दबाने की कोशिश की गई। रमाशंकर यादव जमीन पर गिर चुके थे। उनके पास रखी चाबियां अब प्लानिंग की आखिरी सीढ़ी बन चुकी थी। फजल ने तुरंत चाबियां उठाई और बी ब्लॉक के अदर सेल की ओर बढ़ा। एक एक कर ताले खुलने लगे। भीतर बंद 7 मेंबर बाहर आए। उनकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि पहले से तय संकल्प झलक रहा था। लेकिन जेल की आखिरी सीमा अभी दूर थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए उन्हें हर मोड़ पर खतरे का अंदेशा था। तभी एक दूसरा गार्ड चंदर हिरवानी सामने आया। उसने हालात को समझते ही रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या और तैयारी उनके फेवर में थी। उसे काबू में किया गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह तुरंत अलार्म न बजा सके। अब सबसे बड़ी चुनौती थी जेल के मेन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना। बी ब्लॉक के बाहरी कोर्टयार्ड तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे और कॉरिडोर से गुजरना था। चाबियों का गुच्छा लगातार काम कर रहा था। हर ताले के खुलने की आवाज दिल की धड़कन तेज कर रही थी। कोर्टयार्ड में पहुंचकर उन्होंने पहले से सोची गई योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। यह रस्सी उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जेल की बाहरी दीवार लगभग 30 से 32 फीट ऊंची थी। ऊपर कटीले तार थे। दीवार की सरफेस चिकनी थी ताकि चढ़ना कठिन हो। पहली कोशिश में रस्सी ठीक से नहीं अटकी। दूसरी कोशिश में लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे के रूप में लगाया गया। तीसरी बार रस्सी दीवार के ऊपरी हिस्से में फंस गई। एक चढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने बैलेंस बनाया। फिर एक एक कर बाकी मेंबर चढ़ने लगे। दीवार की ऊंचाई हर कदम पर डर पैदा कर रही थी। नीचे गिरने का मतलब सीरियस इंजरी या तुरंत पकड़ा जाना, लेकिन पीछे लौटना अब संभव नहीं था। लगभग 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद 8 दीवार पार कर गए। बाहर अंधेरा था, आसपास झाड़ियां और खुला क्षेत्र। वे तेजी से आगे बढ़े। जेल की ऊंची दीवारों को पार करने के बाद पहली बार उनके सामने खुला आसमान था, लेकिन वह आजादी परमानेंट नहीं थी। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अंधेरा उनका सबसे बड़ा साथी था। दीवार पार करते ही वे रुके नहीं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग उन्हें तुरंत दूरी बनानी थी। उन्हें पता था कि जैसे ही सुबह की पहली गिनती होगी, जेल अथॉरिटी को सब कुछ मालूम हो जाएगा। उन्होंने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। रात की ठंडक उनके भीगे कपड़ों में चुभ रही थी, क्योंकि दीवार से उतरने के बाद वे पास के वाटर स्ट्रीम की ओर बढ़े थे और कुछ दूरी तक पानी में चलते हुए अपने पैरों के निशान मिटाने की कोशिश की थी। पानी से बाहर निकलते समय उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं था। उधर सुबह की शुरुआती घंटों में जब बी ब्लॉक की स्थिति सामने आई तो जेल के कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। घायल और डेड पाए गए गार्ड के खबर ने सिचुएशन की गंभीरता को और बढ़ा दिया। कुछ ही समय में सूचना मध्य प्रदेश पुलिस तक पहुंची। उसके तुरंत बाद एंटी टेररिज्म स्क्वाड को भी अलर्ट कर दिया गया। शहर की सीमाओं पर नाकाबंदी की तैयारी शुरू हो गई। फरार बंदियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम की अनाउंसमेंट की गई। रेडियो और वायरलेस पर उनकी पहचान, संख्या और पॉसिबल डायरेक्शन की सूचना ब्रॉडकास्ट होने लगी। उधर फरार लोग अब शहर के मेन रोड से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। वे खुले खेतों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने चैलेंज सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, बल्कि पीछे रहने की थी। धीरे धीरे सुबह की शुरुआत हो रही थी। सुबह के लगभग 8 बजे तक सर्च टीम को कुछ शुरुआती इनपुट मिलने लगे। कुछ लोकल लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में सस्पिशियस मोमेंट देखी थी। एक लोकल रेसिडेंट ने बताया कि उसने नदी के किनारे कुछ लोगों को पानी में निकलते देखा। पहले उसने सोचा कि शायद कोई सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोग निकले तो उसे डाउट हुआ। इसी सूचना ने खोज अभियान को एक दिशा दी। सर्च टीम उस एरिया की ओर बढ़ी। जंगल और उबड़ खाबड़ जमीन से घिरा हुआ इलाका शहर से कुछ दूरी पर था। बाद में यही एरिया मनीखेड़ा पठार के रूप में पहचाना गया। पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। टीम को अलग अलग दिशाओं में तैनात किया गया। कम्युनिकेशंस लगातार बना हुआ था। दूसरी ओर फरार लोग अब समझ चुके थे कि पीछा तेज हो चुका है।
वे एक ऊंचे हिस्से की ओर बढ़े जहां से आसपास का इलाका देखा जा सकता था। इसी खुली जगह में उन्हें एक्सपोज भी कर दिया गया। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस फोर्स ने पठार को चारों दिशाओं से घेर लिया। दूर से ही वार्निंग दी गई, सरेंडर करने के लिए कहा गया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा था, फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस के अकॉर्डिंग दूसरी ओर से भी फायरिंग हुई। करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ चलती रही। अल्टीमेटली एक एक कर सभी 8 लोग मारे गए। घटना स्थल पर 4 देसी कट्टे रिकवर होने की बात कही गई। ऑपरेशन समाप्त घोषित किया गया। फोर्सेस ने एरिया को सिक्योर किया। मीडिया तक खबर पहुंच चुकी थी। पूरे राज्य में ये सन्नाटा चर्चा का विषय बन गई। जेल प्रशासन पर सवाल उठे, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे संभव हुआ? हथियार कैसे बने? चाबियां कैसे मिली? निगरानी में चूक कहाँ हुई? लेकिन उन कुछ घंटों की कहानी ने सब कुछ बदल दिया था। एक और सिक्योरिटी गार्ड की जान गई थी, दूसरी ओर 8 फरार बंदियों का अंत हुआ था। भोपाल की सुबह फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन उन दिन की घटना लंबे समय तक चर्चा में रही। इतिहास में यह घटना एक उदाहरण बनकर दर्ज हो गई। टाइट सिक्योरिटी, केयरफुल प्लानिंग, कुछ घंटों की फरारी और फिर निर्णायक अंत। और आज भी जब उस रात को याद किया जाता है तो वही प्रश्न गूंजता है, इतनी अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा के बीच से वे बाहर कैसे निकले और फिर इतनी जल्दी उनका अंत कैसे हुआ? इस स्टोरी को लेकर आपके क्या विचार हैं? 2 शब्द जरूर लिखें तथा अपने किसी एक के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।